हेलो एवरीवन, अनुष्का एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी जो है हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की और स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इसमें जो है मेरे द्वारा आपको इकोनॉमिक्स जो है वो करवाई जाएगी। इकोनॉमी में जो है हम लेक्चर सीरीज के ऊपर आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेक्चर का जो फ्लो है वो ऐसे रहेगा कि हम पहले लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि प्रीलिम्स के बेसिस पे होंगे। और उसमें जो है वो पीवाईक्यूज और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और नेक्स्ट ये होगा कि ऐसे ऐसे हम लोग ऑलमोस्ट ऑल जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे और उनसे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो भी डिस्कस हमारे द्वारा कर लिए जाएंगे। सेकंड जो है वो ये है कि जो इसकी पीडीएफ है और प्लस जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लस ये भी है जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप लोग उसका फायदा जो है वो उठा सकें। पहला लेक्चर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है तो उनके ऊपर है। ठीक है, तो पहले इस चीज को देख लेते हैं कि नेशनल इनकम और उससे संबंधित जो चीजें हैं उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले जान लेनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले ठीक है, जीडीपी को देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है और इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे जीएनपी, एनएनपी, इन सब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग सीखेंगे। प्लस ये भी है कि हम लोग ये भी देखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है और नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा जो है वो लग गया होगा कि यूपीएससी ने पिछले पीवाई क्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहले उन्हीं चीजों को जानते हैं, फिर उसके बाद आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आपको एक फ्लो चार्ट जो है वो याद करना होगा। बहुत इजी है, बस एक बार समझ के देखिए आप। सबसे पहले हमने देखना है ग्रॉस। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? ग्रॉस। और ग्रॉस के बिल्कुल नीचे हमने क्या लिख देना? नेट। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको? यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो हमने लिखना है वो है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। ठीक। और उसके नीचे जो लिखना है वो लिखना है नेशनल। नेशनल। ठीक है, तो अभी तक चार चीजें हमने लिख दी हैं: ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल। और उसके बाद जो लिखना है वो लिखना है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। और उसके जस्ट नीचे आप लोगों ने लिख देना मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? तो अभी चलते हैं आगे। ग्रॉस। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रॉस एक्चुअल में होता क्या है। ग्रॉस क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज ली, आपने किसी भी चीज को परचेज किया। अब एक साल तक आपने उस चीज को यूज किया। ठीक है, उस समय जो उसकी वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हुई होगी, ऑब्वियसली हुई होगी। अगर डेप्रिसिएशन को काउंट करके उसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट। लेकिन वो जो फोन आपने लिया था वो कितने का लिया था, वो चीज होती है ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस और नेट में एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है कोई मोबाइल फोन लिया। अब उस मोबाइल फोन की जो लेने जिस समय आपने लिया था तो जो उसकी आपने कीमत उसको दी होगी शॉपकीपर को, मान लीजिए 1000 है उसकी कीमत। तो वो एक्चुअल में क्या है? वो है ग्रॉस। अब उस मोबाइल फोन को आपने जो है वो 2 साल तक इस्तेमाल किया। अब 2 साल के बाद जब आप उस मोबाइल फोन को सेल करने के लिए वापस जाएंगे तो क्या आपको उतनी वैल्यू मिलेगी उसकी जितने में आपने लिया था? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस मोबाइल फोन जो कि एक मशीन है उसकी वियर एंड टियर भी होगी। ठीक है, मशीनरी है तो वो वियर एंड टियर ऑफ मशीन तो होता है, जिसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? हम लोग बोल देते हैं उसको डेप्रिसिएशन। क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? अब ग्रॉस जो है वो उसमें क्या चीज ऑलरेडी प्लस कर रखी है? उसमें क्या प्लस कर रखा है?
डेप्रिसिएशन, और यदि मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं, यदि मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं, नेट पे आ जाते हैं। और अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। शाबाश। तो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, ये वाला पोर्शन आपको क्लियर है। अब जीडीपी के जो स्पेलिंग है उसमें जी आ रहा है, तो जी का मीनिंग आप और इसकी जो रेलेवेंस है वो आपको क्लियर हो गई होगी। प्लस ये है जो जीडीपी में ये लिखा हुआ है नेट, एनएनपी, जो हम देखते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था कुछ देर पहले, तो उसमें जो नेट है वो आप लोग समझ चुके हैं कि नेट के केस में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया है, ग्रॉस के केस में डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी उसमें प्लस है। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया डोमेस्टिक। अब ये प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक और नेशनल में सर हमें समझ नहीं आता कि डोमेस्टिक कौन सा और नेशनल कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग ये देखिए कि डोमेस्टिक यानी कि जो कि जमीन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जमीन से या लैंड या उस एरिया से संबंधित है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बना देता हूँ। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम क्लियर। अब कोई भी ऐसी चीज जो इंडिया की जमीन के अंदर प्रोड्यूस की गई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो इंडियन है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इंडिया की सरजमीन पे प्रोड्यूस की गई है वो जो है वो किस में आ जाएगी, डोमेस्टिक में आ जाएगी। किसमें आ जाएगा, डोमेस्टिक में। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये लाइन क्यों बना दी, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो इंडिया की किसको माना जाएगा, कि इस पे इंडिया का अधिकार है। अगर 12 नॉटिकल माइल के अंदर भी कुछ प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा, इंडिया की जीडीपी में काउंट हो जाएगा। डी, डी मीन्स डोमेस्टिक, डी मीन्स डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक जो है वो किससे संबंधित है, लैंड। बस ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिए कि डोमेस्टिक जहां पे भी आ गया वो किससे संबंधित है, लैंड से संबंधित है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब नेक्स्ट, अभी ये कंफ्यूजन होगी कि सर डोमेस्टिक चलो ये मान लिया हमने, अब नेशनल क्या होता है, नेशनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो जानते हैं कि नेशनल जो है वो क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी होगी। ठीक है, अब नेशनल में क्या होगा, नेशनल में ये होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने वर्ल्ड का ये मैप बना दिया। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, बस कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर जो है वो फोकस कीजिए। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया से कोई व्यक्ति जो है वो फॉरेन चला गया। कहाँ चला गया, फॉरेन। कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में वो व्यक्ति जो है वो रहता है और अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा है। अब वो व्यक्ति जो है वो अमेरिका से अपने घर पे पैसा भेजता है। ठीक है, घर पे क्या भेजता है, पैसा भेजता है, और उसके घर वाले उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज किस में काउंट होगी, वो नेशनल में काउंट होगी। अब आपको एक चीज समझ आएगी कि नेशनल में सर आपने किस चीज को काउंटर किया, सिटीजन को, सिटीजन को जो है वो काउंट किया गया आपके द्वारा। ठीक है, डोमेस्टिक में किस चीज को काउंट किया था मैंने, लैंड को। लेकिन नेशनल में किस चीज को काउंट किया मैंने, सिटीजन को। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हुआ। अब जो वो पैसा भेज रहा है घर पे उसको बोलते हैं NFIA। ये एग्जांपल दी है मैंने ताकि इजी एग्जांपल इस वजह से दिया कि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, तो क्या हो गया, NFIA। अब कंफ्यूजन आएगी कि सर NFIA क्या होता है। NFIA सिंपल शब्दों में वही पैसा है जो वो व्यक्ति भेज रहा था। अब वैसे ही फॉरेन के कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंडिया में रह रहे हैं, वो भी इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे होंगे अपने परिवार वालों को, तो वो चीज उनके NFIA में काउंट होगी। ठीक है, NFIA की फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो फॉरेन से हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि सर डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है,
डोमेस्टिक और नेशनल में अगर डिफरेंस को समझना हो तो सिंपल से कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे। डोमेस्टिक जो है वो किससे संबंधित है, बताइए जी, बिल्कुल ठीक। डोमेस्टिक जो है वो किससे संबंधित है, जमीन से, लैंड से। और नेशनल जो है वो किससे संबंधित है, सिटीजन से। ठीक है। अब अगर सेम क्वेश्चन हम जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा था ग्रॉस और उसके केस में, अगर हमने डोमेस्टिक और नेशनल में वैसे काउंट करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में जाना है तो आपको क्या करना होगा, प्लस NFIE, प्लस NFIE, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में वापस जाना है तो आपको क्या करना होगा, माइनस NFIE, माइनस ऑफ NFIE। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम। अब अगर जीडीपी आपके सामने लिखा है, जीडीपी, इसमें जो डोमेस्टिक है इसके आपको क्लियरिटी हुई कि डोमेस्टिक में एक्चुअल में क्या काउंट किया गया। और अगर यहाँ पे जी डी की जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एन लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ। अब एन लिखने से उसमें क्या चीज ऐड ऑन होगी, क्या चीज प्लस हो गई, वो आपको क्लैरिटी होगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIE, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIE। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन। अब चलते हैं आगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर GDP, इसमें तो तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया। आपने जी बता दिया, डोमेस्टिक भी बता दिया आपने क्या होता है, और पी, पी का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है। अब नेशनल, जो जीडीपी नेशनली कोई भी देश की काउंट की जाती है वो दो तरीके से कर सकते हैं हम। या तो वो फैक्टर कॉस्ट के कंटेक्स्ट में की जा सकती है, या फिर वो मार्केट प्राइस के कंटेक्स्ट में की जा सकती है। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है। हम इंडिया में हम लोग ये भी देखेंगे कि पहले फैक्टर कॉस्ट पे की जाती थी 2015 से पहले, और 2015 के बाद जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे निकालने लग गए। अब इस चीज में जो है वो क्या इफेक्ट आया होगा जीडीपी की फिगर्स के ऊपर, वो भी हम इसमें जानेंगे। या वो आप लोग ही मुझे बता सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को जान के कि सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है। अगर आपको वो क्लियर हो गया तो आप ये बता ही सकते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। अब जानते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। ठीक है, अब एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को समझिए आप। ठीक है, उस एग्जांपल के थ्रू ये आपको क्लियर होगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। सपोज ये पेन है। ठीक है, ये पेन जो है वो किसी फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। अब इसको बनाने में जो है वो उनकी क्या लगी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो नॉर्मली किसी भी वस्तु को बनाने के लिए यूज होती है। अब मान लो इस पेन को बनाने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट यूज हुई है वो है 7 रुपीज। क्लियर ऑन दिस, इस 7 रुपीज जो है वो लग गए इस पेन को प्रोड्यूस करने में। अब कई लोग बोलेंगे कि सर प्रॉफिट भी तो होगा, तो प्रॉफिट इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 7 रुपीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जब वो पेन जो है वो मार्केट में जाएगा तो क्या वह 7 रुपीज का बिकेगा, नहीं, वो बिकेगा 10 रुपीज का। अब आप लोग बोलेंगे कि सर क्या ऐसी चीज है जो 3 रुपए, यानी कि 3 रुपीज की इसमें प्लस हो गई है। तो 3 रुपीज का हम ये बोलना चाहते हैं कि 3 रुपए का क्या प्लस हुआ इसमें, NIT, क्या प्लस हो गया, NIT। और NIT की फुल फॉर्म क्या होती है, NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको क्लैरिटी है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उस पे जो है वो क्लैरिटी अभी राइट नाउ जो है हम आगे भी जानेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आप सब लोग ये मान लीजिए कि टैक्सेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो होता है जो आपको इनकम पे करना है। मान के चलो कि आपकी इनकम जो है वो आज 1 लाख रुपीज एनुअली है, मतलब एक साल का आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, और कुछ एक साल बाद या 2 साल बाद आपकी इनकम जो है वो 15 लाख रुपीज पर ईयर जो है वो हो जाती है।
तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी होती है कि अगर उससे ऊपर आप कमाते हैं तो आपको डायरेक्टली सरकार को एक टैक्स पे करना होगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर ऑन दिस? अब दूसरा जो है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, जैसे आप लोगों ने कोई भी चीज की एमआरपी देखी होगी, एमआरपी पे लिखा होता है एमआरपी इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, जो वो टैक्स जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, जो पहले से ही प्लस हो रखा है, प्लस जब आप उसको पे करते हैं तो आपको फील नहीं होता कि मैंने टैक्स पे किया, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और हम इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसी टैक्स की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब जलते हैं, एक सेकंड, अब अपनी तीसरी फिगर की तरफ चलते हैं। ठीक है, और उसमें ये जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसे प्रभावित करता है इन चीजों को। अभी तक आप समझ गए होंगे कि सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी एक्चुअल में कितनी है, और प्रोडक्शन कॉस्ट से अगर हमने मार्केट प्राइस में आना है तो हमें क्या करना होगा? प्लस NIT। यदि हम फैक्टर कॉस्ट में NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं तो हम किस पे आ जाएंगे? मार्केट प्राइस पे। और अगर हमने वापस जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस NIT। क्या कर देंगे? माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों से कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 बना देते हैं, इससे पहले वाला समय, इससे बाद वाला। उससे पहले जीडीपी जो है वो किस पे निकाली जा रही थी? फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक, उसके बाद जीडीपी जो है वो किस पे निकाली जाने लगी? मार्केट प्राइस पे। अब इस डायग्राम की हेल्प से आप लोग मुझे ये बताइए कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस? इवन आप लोग ये भी बता सकते हैं अगर क्वेश्चन आए इन की इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो किसमें ऑलरेडी एड ऑन हो चुके हैं, 2015 से पहले या उसके बाद, तो आप बता सकते हैं जीडीपी है तो एमपी है। ठीक है, अगर एमपी है तो इसमें क्या चीज पहले से ही एड ऑन हो रखी है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2015 के बाद जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने लग गए, जिससे टैक्स की वैल्यू भी उसमें एड ऑन होने लगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अभी मैं दोबारा से तीनों डायग्राम्स बनाता हूँ और उसके बाद एक और चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपको और अच्छी लगेगी। ठीक है, अब तीनों चीजों को बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ग्रॉस, और उसके नीचे क्या था बताइए आप? ग्रॉस और, जी बिल्कुल, नेट। और उसमें क्या चीज हम लोग माइनस कर देते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या चीज माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया ग्रॉस, और यहाँ पे क्या है? नेट। यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा था? डोमेस्टिक। और यहाँ पे क्या लिखा गया था? नेशनल। ठीक है, उसके बाद क्या था? फैक्टर कॉस्ट, और उसके नीचे क्या था? मार्केट प्राइस। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? अब आगे, ग्रॉस से अगर नेट में आना तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन। और दोबारा वापस जाना तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। क्या कर देंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे बताइए? प्लस NFIA। NFIA के फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो करेंगे माइनस NFIA, माइनस ऑफ NFIA। यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? और नेक्स्ट आ गया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अगर इन दोनों में डिफरेंस, अगर यहां से हमने यहां जाना तो क्या करेंगे? प्लस NIT। और अगर वापस जाना है तो क्या करेंगे? माइनस NIT। शाबाश। ठीक है, अब ये तीनों डायग्राम्स आपको क्लियर है? और अगर आपके सामने अब लिखा हुआ है GDP एट फैक्टर कॉस्ट, अब आपको एक एक अक्षर का मीनिंग समझ आया? जी का मीनिंग समझ आ गया? जी का मीनिंग में क्या हमने देखा? उसमें ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब उसमें डेप्रिसिएशन प्लस हो रखी है।
डोमेस्टिक के केस में हमने क्या देखा, डोमेस्टिक यानी कि माइनस NFIA मीन्स वो किस चीज से डील कर रहा है, किस चीज से डील कर रहा है बताइए, अभी समझाया था आपको, किससे कर रहा है, लैंड से, शाबाश, ठीक है। और P प्रोडक्ट, और नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज जो है वो ऑलरेडी प्लस हो रखी है या माइनस करनी है हम लोगों ने, NIT, मतलब टैक्सेस इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आपको G मीनिंग समझ आ गया, D का मीनिंग समझ आया, P का मीनिंग तो पता ही है, और फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग समझ आ गया। अब नेक्स्ट एक और चीज आपको बताता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट दे देता है और बोलता कि NNP एट मार्केट प्राइस जो है वो पता करो क्या होगी। तो अब आप लोग खुद पता कर सकते हैं उस चीज को। सबसे पहले ये देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया है उस बेसिस पे एन का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है, नेट, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, ठीक। डी से एन, एन का मीनिंग क्या है, नेशनल, यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी का मीनिंग पता है आपको, FC और MP, FC और MP फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग पता है, MP का मीनिंग भी आप लोगों को पता है कि MP में हम लोग क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया जाएगा हमारे। यहां तक क्लैरिटी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि GDP से NNP या MP पे जाना है, तो क्या क्या चीजें हैं जो करेंगे। देखिए G से N में जाना है, G से N में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन। अब अगली चीज, D से N में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस NFIA, प्लस NFIA, एंड NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा जो बाहर से हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में क्या कर देंगे, प्लस NIT, ये हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सब लोगों को। तो फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल में क्या बना, फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा ये बन गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे आपको क्लियरली लिख के दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला उसमें क्या बना, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, इन चीज़ों को अगर आप माइंड में रखेंगे और कल इवन हम MCQ जब सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ जानेंगे कि जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करती हैं सम को सॉल्व करने में या MCQ को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, GDP एट FC माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, ठीक है, प्लस NIT इज इक्वल्स टू NNP एट MP। तो ये बन गया फॉर्मूला। इसमें कुछ मुश्किल था, नहीं था, कुछ मुश्किल नहीं था। सिंपल से 3 डायग्राम्स आपको याद करने हैं, G से N में जाने के लिए माइनस D यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस NFIA, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए यहाँ पे क्या था, प्लस NIT, और यहाँ पे क्या था, माइनस NIT, ठीक है। अब इस चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन है आप सब लोगों को तो बताइए। अब अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, बस ये लास्ट है वो है, ठीक है। अगर आपके सामने जो है वो ये लिखा हुआ है GNP एट FC, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने बताइए, GNP एट FC, शाबाश। अब एक एक जो अक्षर इनमें लिख रखा है GNP एट FC, तो इसमें आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा होगा। जी, जी का मीनिंग क्या होता है, जी में मीन्स डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एन लिख रखा है मैंने, ठीक है। एन का मीनिंग क्या होता है, नेशनल, यानी कि NFIA इसमें प्लस किया गया है, ठीक है। तो NFIA नेशनल में प्लस कर दिया। आगे लिख रखा है कि FC, FC में क्या चीजें होंगी, FC में क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये अब आपको क्लैरिटी होगी, GDP, GNP, NNP, NNP, ठीक है। तो ये सब लोग जो है वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो इस चीज में क्लैरिटी है, तो हम आगे चलते हैं।
ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन हैं एक बार कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि सर नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। इन दो चीज़ों में, नॉमिनल और रियल जीडीपी में, नॉमिनल और रियल। ठीक है। और क्यों नॉमिनल और रियल की रेलेवेंस क्या है, कि हम लोग क्यों नॉमिनल जीडीपी पता करते हैं, क्यों हम रियल जीडीपी पता करते हैं। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यूज निकाली जाती है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसका क्यों निकाली जा रही है और उसका क्या यूज है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब सबसे पहले जो है वो एक एग्जांपल देता हूँ आप सब लोग। 2018, ठीक है, उस समय मान लीजिए पूरी जीडीपी में दो शर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस की गई है। ठीक है। और इनकी जो कीमत है वो कितनी है, 10 रुपीज। और इसकी भी कितनी है, 10 रुपीज। ठीक है। अब दोनों की कीमत क्या है, सेम है। और प्रोडक्शन जो है वो पूरे इंडिया में मान लीजिए सिर्फ दो शर्ट्स की हुई है। मान लीजिए, एग्जाम्पल सिंपल है ताकि समझ आ जाए बच्चों को, इस वजह से ये एग्जाम्पल दी गई है आप सब लोगों को। ठीक है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना आ जाएगा, वो इसके बराबर होगा, 20 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए जीडीपी जो है वो 20 रुपीज़ है, प्रोडक्शन जो है वो हो रही है वो 20 रुपीज़ की हो रही है। यहाँ तक क्लैरिटी है। ओके। अब नेक्स्ट जो है वो आगे हम लोग 2019 में, 2019 में भी दो शर्ट्स प्रोड्यूस की गई है, लेकिन प्राइस प्राइस में डिफरेंस है। इस पहले प्राइस कितना था, 10 रुपीज़ का था। इस बार प्राइस कितना है, 15 रुपीज़ का है। यहाँ तक समझ आ गया आप सब लोगों को। इस बार जो प्राइस है वो कितना है, 15। जब इनको प्लस किया जाएगा तब जीडीपी कितनी आ जाएगी, 30 रुपीज़। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिला 2018 से, अगर हम 19 में जाते हैं तो जीडीपी में इंक्रीज आया। पहले 20 थी, उसके बाद कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर यस, जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो इंक्रीज रियल है, क्या रियलिटी में चीजों का इंक्रीज देखने को मिला, नहीं मिला। किस चीज का इंक्रीज देखने को मिला, बताइए, किस चीज का इंक्रीज देखने को मिला, प्राइस का। ठीक है, किसका, प्राइस का। अब कोई भी ऐसा ईयर जिसमें प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी। अब आपको नॉमिनल जीडीपी का नाम समझ आया, मीनिंग समझ आया। मीनिंग जो है वो नॉमिनल जीडीपी का क्या है, कि वो इन्फ्लेशन को काउंट करके बता रहा है कि जीडीपी में कितना इंक्रीज जो है वो देखने को मिला। लेकिन रियल जीडीपी इस केस में जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि रियलिटी में चीजें जो है वो उतनी रही, उसमें कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन प्राइस में इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्राइस में इंक्रीज हुआ, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये एक नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब सिंपल शब्दों में जो है अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बताइए। ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या है। बताइए, जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो इस अकॉर्डिंगली अगर अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर लिख देते हैं रियल और यहाँ पे लिखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन को काउंट करेगी। इस बेसिस पे एक स्टेटमेंट बनी थी यूपीएससी पीवाईक्यू में। ठीक है, कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता, पर ऐसा नहीं है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट किया जाएगा, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट जो है वो नहीं किया जाएगा। रियलिटी में जो चीजें की प्रोडक्शन जो है वो हुई है और वो कितनी हुई है, उस केस से जो डील करे तो उसको रियल जीडीपी के नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है। तो अब आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ग्रॉस, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस था। प्लस हमने ये देखा कि नॉमिनल और रियल में डिफरेंस क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने सिंपल देने की कोशिश इस वजह से की थी कि ताकि आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी इसमें हो पाए, आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो है जीडीपी जो है वो क्या होता है और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन सब चीजों का। अब नेक्स्ट ये जानते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। क्या जानेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। और इसमें जो है ज्यादातर चीजें आप लोग ही मुझे बताएंगे कि सर इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये। सबसे पहले देखिए, जीडीपी रिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल
जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? नॉमिनल अपॉन रियल, नॉमिनल अपॉन रियल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बताइए बताइए। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ, अगर जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा हो रहा है तो ये किसके आगे लिखा हुआ है? नॉमिनल जीडीपी के। अगर जीडीपी डिफ्लेटर ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या ऊपर जा रहा है? नॉमिनल जीडीपी भी ऊपर जा रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर ऑन दिस? अब अगर नॉमिनल जीडीपी ऊपर जा रही है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब कि मतलब चीजों के प्राइस जो है वो ऊपर तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनमें कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। अगर अब सेकंड केस लेते हैं, अगर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मीनिंग ये हुआ कि, ओ सॉरी, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रियल जीडीपी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? रियल जीडीपी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर रियल जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी कि ग्रोथ हो रही है। तो अब आप लोग अगर देख रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो 2018 से लेके अगर हम शुरू करें 2020 तक, अगर मान लीजिए आपके सामने मैं फिगर्स रख दूं और ये बोलूं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर गया है, तो आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी के, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर जाएगी तो जीडीपी डिफ्लेटर भी ऊपर जाएगा। ठीक, अब अगर मैं ये बता दूं कि 2018 से लेके 2020 तक अगर देखें तो जीडीपी डिफ्लेटर कॉन्टिन्यूसली नीचे गया है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉन्टिन्यूसली नीचे गया, इसका मतलब रियल जीडीपी कॉन्टिन्यूसली ऊपर गई होगी, तभी वो नीचे जा पाया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अगर ये जितना ज्यादा होगा तो ये वैल्यू उतनी कम आएगी। यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ? तो ये था जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको क्यों काउंट किया जाएगा, या इसकी वैल्यू हमें क्या बताएगी? इसकी वैल्यू हमें क्या बताएगी कि एक्चुअल में नॉमिनल जीडीपी कितनी इंक्रीज हो रही है और जिसके चलते जो है वो इन्फ्लेशन में कितना इंक्रीज जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई गई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को जो है वो फॉर्मल वे में लिखा गया है। ठीक है, फॉर्मल वे में लिखा गया है। ठीक है, अब नेशनल इनकम और उससे एग्रीगेट चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे इसके, जिसमें जीडीपी आता है, जिसमें और क्या आता है, जीडीपी हो गया, एनएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर है अब? ठीक है, उसके बाद जो है वो ये है कि इसको मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी और कैसे कैसे किया जा सकता है, एफसी पता करेंगे, ये पता करेंगे। तो अब ये भी क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ डिफरेंट है, जिसमें हम लोग ये वेज के बारे में जानेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से 3 वेज हमारे पास हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ये। ठीक है, तो ये अभी राइट नाउ इसको छोड़ दीजिए आप। अब नेक्स्ट जीडीपी की फिगर्स बता रखी है, इसकी डेफिनेशन, एनडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, इस डेफिनेशन को रीड मत कीजिए। ठीक है, एनडीपी की डेफिनेशन उस अकॉर्डिंगली बना के देखिए जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट करवाया, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया है उस अकॉर्डिंगली अगर एन बोले, एन का मीनिंग क्या हुआ? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। जो ये मशीन्स की वियर एंड टीयर हो रखी है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये क्लियर है आपको? अगला, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में क्या चीज़ है? डोमेस्टिक में किन चीज़ों को लिया गया है? डोमेस्टिक में उन चीज़ों को लिया गया है जो इंडिया के कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, इंडिया की ज़मीन पे प्रोड्यूस हुई। ठीक, क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है, और एफसी और एमपी है, मान लो एफसी लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? एफसी लिखा है इसका मतलब क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की गई, क्या नहीं इंक्लूड किया गया? एनआईटी इंक्लूड नहीं किया गया। क्लियर ऑन दिस? यही डेफिनेशन जो है वो बन गई इसकी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर ये देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था क्या वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है भी या नहीं। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। GNDP measure the economic output of a country. It represent the net book value of all finished goods. ठीक है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है। आगे क्या लिखा गया?
इनसाइड द कंट्री ज्योग्राफिकल एरिया, उस कंट्री की ज्योग्राफिकल एरिया के नीचे। क्लियर ऑन दिस? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, 1 साल के लिए नॉर्मली जो 1 साल लिया जाता है। तो क्लियर है आप सब लोगों को ये कि GNDP क्या होता है? ठीक है, उन्हीं 3 डायग्राम्स को अपने माइंड में रखिए। कोई भी क्वेश्चन आता है बेसिक पे जाइए, ठीक है, जो समझा रखा है उस बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत मुश्किल है कि वो सॉल्व ना हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बाकी ये है कि एक बार क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो वो चीज़ डेवलप होती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो वैसी डेवलप होती है। अब जैसे यहाँ पे GNP लिखा हुआ है, तो अब आप लोग जान पाएंगे कि ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन प्लस कर रखी है इसमें, नेशनल मतलब इसमें NFIA प्लस किया गया है, यानी कि वो लोग जो नेशन के बाहर जाके पैसा इंडिया को भेज रहे हैं, ठीक है, या उसको ट्रांसफर इनकम जो है वो बोल सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स बोल सकते हैं। NNP है नेट, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं काउंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया पर कैपिटा एंड इट्स कंपोनेंट, ये आपको अगली क्लास में मैं करवाऊंगा। लिमिटेशंस क्या है GDP को, ठीक है। तो अब बेसिक जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर रिगार्डिंग कि सर NNP, NDP, ठीक है, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। GDP रिफ्लेटर क्या होता है, उसके ऊपर नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस होता है, ये आप सब लोगों को क्लैरिटी जो है वो इसके ऊपर मिल चुकी है। अब कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, ठीक है। कल वाली क्लास में पहले मैं ये रिवाइज करवाऊंगा हमने कल क्या किया था, उसके बाद क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके वो हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, मेहनत कीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए।